नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और सबसे पहले आपका तारुफ कराता हूं हमारे वही पर्सनालिटी ब्रिगेडियर तनुन मदान साहब से। थैंक यू, धन्यवाद मनीष जी। अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ना और नए नए मुद्दों पे बातचीत करते रहना। तो सर, आज का मुद्दा हम पब्लिक से डिस्कस करें। जी जी बिल्कुल। आज हम आपके सामने इसलिए आए हैं क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं सारी दुनिया में हाहाकार है, हर तरफ युद्ध है, बम बारूद गोला यही बरस रहा है। तो जो इजराइल और हमास के बीच में तनातनी है, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो आपके सामने न्यूज़ और मीडिया नहीं कई बार लेके आ पाता है। तो उसी के लिए हम आज आए हैं ब्रिगेडियर तनुन मदान साहब से इस बारे में डिस्कस करने। थैंक यू मनीष जी। सर, पहले तो आप सबसे पहले इस पूरे इस सिनेरियो पे प्रकाश डालिए कि ये आखिरकार ये जो जद्दोजहद है वो किस चीज़ के बीच में है। देखिए, ये बड़ी पुरानी हिस्ट्री में जाए, मतलब अब उतनी डिटेल तो इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएगी, नहीं बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक कॉमन लीनिएज शेयर करना चाहता हूँ कि इजराइल, क्रिश्चियनिटी और जो हमास हैं या मुस्लिम पक्ष है, उनकी कॉमन लीनिएज क्या है। अगर मैंने भी कहीं पढ़ा, मतलब काफ़ी देखा, रिसर्च करी, कोई मेरे अपने व्यूज़ नहीं है जो पढ़ लिखते हैं, हम यहाँ वहाँ ज्ञान लेते हैं। जो एक महा इंसान थे अब्राहम, जिनको भगवान का सपना आया और उनकी दो औलादें हुई। पहली औलाद थी इस्माइल और दूसरी थी आइजैक। जी सर। इस्माइल की लीनिएज जाती है वो प्रॉफिट मोहम्मद के नीचे जाती है। मैं छोटे में बता रहा हूँ, वरना तो लीनिएज बहुत लंबी हो जाएगी, जो रूट्स हैं। और जो आइजैक है, आइजैक का बेटा हुआ जेकब, और वहां से जेकब का मतलब जो है इजराइल भी था, तो वहां से इजराइल की लीनिएज जो है वो चालू हुई। और जेकब के आगे लीनिएज गई डेविड और जीसस पे। जी सर। अब क्रिश्चियनिटी और जूज में ये है डिफरेंस के जूज जो है ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं, जो पहले बोल दिया गया, और क्रिश्चियंस ऑफ कोर्स जीसस को मानते हैं। तो ये एक मोटा मोटा लीनिएज जो मैं बता रहा हूं। तो कहीं जाके अगर आप पूरी शाखा देखें तो जाके एक जगह मिलती है। जी सर। ठीक है ना। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि कुरान में भी इसका रेफरेंस है इब्राहिम का, कि भाई क्या चीजें थी, क्या उनका लीनिएज था, और वो भी जो है मुस्लिम्स भी इनको मानते हैं। इनका रेफरेंस कहीं ना कहीं जो है कुरान में दिया गया है। अब क्या है कि ये जो एरिया है जिसको हम बोलते हैं अल अस्का मस्जिद या टेम्पल माउंट, ये जो सारा इलाका है ये कॉमन है इनके लिए। वो भी उसको रिलीजियस मानते हैं और मुस्लिम्स भी उसको रिलीजियस मानते हैं। जी सर। ठीक है नहीं। अब जो मुस्लिम्स मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद यहाँ से हेवन की ओर गए थे। जी सर। और जीसस को यहाँ पे क्रूसिफाई किया गया था। जी सर। और जो जूस की है, एक वहाँ पे टेम्पल वॉल बनी है, द वेस्टर्न वॉल जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए वहां पे उनके भी टेम्पल्स वगैरह थे, लेकिन वो बाद में तोड़फोड़ दिए गए, खाली एक दीवार बची हुई। जी सर। तो ये एरिया जो है सबको सेक्रेड है और सब इसको बहुत मानते हैं। जी सर। और मक्का मदीना के बाद तीसरे नंबर पर आती है अल अक्सा मस्जिद, जो वहां पर जो ये बनी हुई है। तो ये सारा स्ट्रगल जो है पूरा, ये सब इन्हीं चीजों को लिया। तो आप देखिए कि तीन सेक्ट मतलब क्रिश्चियनिटी, जूज और मुस्लिम्स, तीनों के लिए ये एरिया बहुत बहुत अहम है। और अगर आप दुनिया में देखें कि सारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मेरे हिसाब से वो खाली तीन जो कारण है बेसिक, उनके कारण होता है। उनकी दावेदारी का खेल है। एक तो सबसे पहले डोमिनेंस, पावर स्ट्रगल, कि मैं महान हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। सारी लड़ाई उसकी होती है कि मैं ही हूं, बाकी और कोई नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ऑयल, तेल। अधिकतर लड़ाई जो है तेल की होती है। जी सर। और इसके बाद जो थर्ड मुद्दा आता है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। जी सर। मैंने कहा पहले जमाने में गोल्ड, सिल्वर, अब ये लिथियम, प्लैटिनम, फलाना ढिमकाना, ये तमाम चीजें, तो इनको अगर सबको आप देखें, इन मुद्दों को मिलाएं, तो घूम फिर के कहीं ना कहीं ये सारा जो डोमिनेंस इन्हीं कारणों के लिए होता है। जी सर। और फिर अब मार्केट जो खुल गई है, अब वर्ल्ड मार्केट किस लिए खुली है? देखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो हथियार कहां से बिकेंगे? बिल्कुल सर। दूसरा मुद्दा आ गया हेल्थ का, वो भी आपने देखा। जी सर। ये कोविड टाइम्स में, तो ये सारी मार्केटें खुली हैं और लोग चाहते हैं कि ये चीजें होती रहें। अगर बीमार नहीं होंगे तो कौन दवाइयां खरीदेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कौन जाएगा डॉक्टर के पास? अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होगी तो एम्युनिशन कौन बनाएगा, हथियार कौन बनाएगा? तो ये अजीब अजीब टाइप के स्ट्रगल हैं जो दुनिया में चलते आ रहे हैं, एंड दे हैव टेकन वेरियस प्रोपोर्शंस ओवर द ईयर्स। इसीलिए सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। जी सर। तो ये तो आपने बताया कि चलिए ये एक जो तनातनी है वो तीनों गुटों के बीच में चल रही है, लेकिन इजराइल इतना सामर्थ्य देश है, ऑल ऑफ अ सडन एकदम से एक रात में क्या हुआ कि एकदम से इतना बड़ा मतलब धमाका हो गया। हाँ, दे वर जस्ट टोटली सरप्राइज, दे वर टेकन बाय सरप्राइज, यू नो। भाई, या तो मतलब इजरायली जनता ढीली पड़ गई थी जैसा बता रहे हो। जी सर। या उन्होंने ऐसा एक्शन हमास की तरफ से एंटीसिपेट ही नहीं करा था। हाँ। क्योंकि
कुछ टाइम से हल्के हल्के रॉकेट अटैक होते थे, उन्होंने कुछ कर दिया, ये हो गया, मतलब इस हाई लेवल पे ये चीजें नहीं थी। छोटी मोटी किडनैपिंग होती थी, हाँ हाँ, वो सब चलता था, लेकिन इतना ज्यादा एक्शन नहीं मतलब उम्मीद करी जा रही थी। तो ये एक मेन जो है मतलब सरप्राइज वाली बात है। और देखिए उस दिन जो उनका होली डे भी होता है, सवात का जो बोलते हैं, तो सब लोग वैसे एक अलग मूड में और अलग माहौल में, फेस्टिविटी में थे। हाँ, थोड़ा अपना प्रेस वगैरह ये सब करते हैं, और ये और कहीं अपना म्यूजिकल इवनिंग का प्रोग्राम भी चल रहा था, तो ये सारी चीजें वहां चल रही थी। तो एकदम से ये ऐसा एक्शन हुआ कि उनको भी उम्मीद नहीं हुई कि क्या हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये इजराइल जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में उनका कोई जोड़ नहीं है, मतलब मैं उनको बहुत अल्टीमेट मानता हूं अपनी तरफ से। अगर आप देखें टेक्नोलॉजी के बहुत अल्टीमेट है। अब जो उनका सिस्टम है आयरन डोम, वो पहले बार भी कितना टाइम टेस्टेड है, और यूक्रेन ने भी मांगा आयरन डोम कि हमको दे दो, तो इजराइल वॉज नॉट श्योर कि दें ना दें, क्या करें, क्या उसका एक्शन रिएक्शन होगा। तो जैसा मैं करता ना, ये बहुत डिपेंडेंट थे अपने उनको, और उनको मतलब आयरन डोम ने परफॉर्म भी करा हुआ है, ऑलमोस्ट 90% एफिशिएंसी से परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन वो तब था कि जब इतने रॉकेट नहीं आ रहे थे। जी सर। देखिए एनिमी भी बहुत शातिर होता है। अब जो हमास वालों ने प्लानिंग करी है, उन्होंने देखा कि जब भी हम ऐसे अटैक करते हैं, इनका आयरन डोम बीच में आ जाता है और हमारी मिसाइलों को ध्वस्त कर देता है, मतलब इसराइल को नुकसान जो है बहुत कम होता है। जी सर। तो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी करी जी सर कि हम इतने रॉकेट फायर करते हैं, इतने हमारे डिफीट हो जाते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। आप समझ आ रहे हैं, जैसे साइंस में करते हैं। और ये सारी स्टडी करके उन्होंने ये सारा सिस्टम, जिसको बोलते हैं इंटरपोलेट करना, जी सर, यहाँ का डाटा लंबे उसमें लगाना है, मतलब आसान तरीके में समझा रहा हूँ कि अगर एक रॉकेट से ये नुकसान होता है तो दो से कितना होगा, तीन से, इसको जैसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरपोलेशन। तो उन्होंने इंटरपोलेट करा, बोले अगर हम इतने ज्यादा रॉकेट छोड़ दें तो क्या उनका सिस्टम रिस्पॉन्ड कर पाएगा। देखिए किसी भी सिस्टम का एक रिस्पॉन्स टाइम भी होता है, एक को डिस्ट्रॉय किया, अगला आया उसको डिस्ट्रॉय किया, एक टाइम स्पेस एनर्जी होती है। और ऐसे काफी सिस्टम लगाए हुए हैं, तब जाके पूरा वो सिस्टम बनता है। एंटी मिसाइल सिस्टम जो इजराइल ने लगाए हुए हैं, तो उन्होंने इतनी तादाद में रॉकेट छोड़े कि आयरन डोम भी जो है वो बिल्कुल एक तरीके से ध्वस्त हो गया, फेलियर हो गया। तो उसको इतना रिस्पांस टाइम नहीं मिला। दूसरा मुझे एक अंदेशा है जो कई लोग नहीं बता पा रहे हैं, जरूर कोई बहुत हाई लेवल पे जैमिंग भी करी गई है। ये बहुत सारे लोग नहीं बता पा रहे हैं कि जैमिंग हुई या क्या है। तो उसकी भी एक पॉसिबिलिटी है कि रेडार्स जैम हो गए, जो उनका टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसकी जैमिंग कर दी गई। तो ये सारी जो चीजें हैं, और जैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि अब चाइना भी बड़ा मास्टर है हैकिंग का। जी सर। तो चाइना ने अगर डायरेक्ट योगदान नहीं किया तो उनके सिस्टम वो हैक कर दिए। जी सर। जबकि अगर देखा जाए तो इजराइल के पास सबसे तगड़ा सॉफ्टवेयर है मोबाइल हैकिंग का, पेगासस करके, जो वो सरकारों को बेचते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो उनके सिस्टम में क्या ऐसा फेलियर हुआ कि जो वो जानकारी नहीं ला पाए। अच्छा, दूसरा एक मुद्दा है, जैसे एक नया डायमेंशन होना, अब इजराइल के पास तो सारे एसेट्स हैं, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, लेकिन हमास के पास तो नहीं है, नहीं खाली बस लड़ाकू जो ग्राउंड वाले हैं। उन्होंने बहुत इफेक्टिव यूज किया ऑफ लो फ्लाइंग मोटराइज पैराग्लाइडर। मैं ये शब्द मोटराइज इसलिए कह रहा हूँ कि जो पैराग्लाइडर्स के पीछे मोटर लगी होती है, आपने देखा भी होगा, वो सारी चीजें आई। मोटराइज मैंने इसलिए किया ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जी सर। अच्छा, अब उन्होंने वो यूज किया, और ये मतलब कोई इसके लिए तैयार नहीं था, दैट कि इतनी जल्दी हो गया कि इजरायली फोर्सेस जानकारी नहीं कर पाई कि क्या। लेकिन इसमें भी मेरा एक मुद्दा है। देखिए सारे मोटराइज पैराग्लाइडर्स एक झटके में तो आ नहीं गए, शुरू के 2, 4, 10, 15, 20, 50 मालूम पड़ा आ भी गए, तो उसके बाद जो टाइम लगता है आने में, और इतनी आवाज भी बहुत करता है वो। तो बाकी जो इजरायली फोर्सेस थी या पुलिस थी या क्या, उन्होंने क्या ये देखा नहीं कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आ जा रहे हैं, और जब उनको इजराइल की धरती पे लैंड करना है तो वो और नीचे आएंगे, उनकी हेड कम होगी। तो अगर किसी ने कुछ फायरिंग भी की होती तो देवर लाइक सिटिंग डक्स, उनको मारा जा सकता था। अगर मारा नहीं जा सकता तो कम से कम उनको भी एक डराव, मतलब जो है इस तरीके का माहौल हो सकता था कि वो डरे कि भाई इतना आसान नहीं है। लेकिन ये लग रहा था कि इट वॉज अ फ्री फॉर ऑल, है ना, और आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो अगला एक्शन उन्होंने क्या किया, वो बॉर्डर पे। जी सर। बॉर्डर पे उनके जो है हमास के आदमी घुस गए, डोजर लेके आए, तोड़े, उड़ाया उनका फेंसिंग,
तो ये सारी चीजें मतलब वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। जी सर। अब ये सरप्राइजिंग फैक्टर है कि कैसे रिस्पांस नहीं आया और क्यों इन चीजों पे जो है हल्का सा भी रिएक्शन नहीं आया। जी सर। अच्छा, वो इतनी तादाद में आए, अब सब बोल रहे हैं हमास आया, हमास हमास। मुझे तो कहीं हमेशा अंदेशा होता है, और जैसे यूक्रेन के वार में भी मैंने कहा था, आर यू श्योर के सारे लड़ाके हमास के ही थे जी सर। या किसी और जिहादी गुटों के नहीं थे? देखिए आज की डेट में भी 12-13 जो वर्ल्ड के जिहादी ग्रुप हैं, अब उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन सब का समर्थन इनको प्राप्त है। बिल्कुल प्राप्त है सर। तो हम कैसे श्योर हो सकते हैं? देखिए अब डिफेंस फोर्सेस की तो ड्रेस होती है, उनको वो ड्रेस कर पहना भी, हमास के लड़ाके क्या काली टी शर्ट, काली पतलून, जीन्स, जैकेट पहन के, तो कोई भी वो पहन के जो आ सकता है। अभी भी कहते हैं कि कई गुटों ने सेफ पैसेज मांगा है ईरान से और सऊदी कंट्रीज से, कि हाँ, हमें हमको सेफ दे पैसेज दो, दे, हम लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ठीक करें मनीष जी। तो ऐसा कैसे हो गया कि कोई भी एक रिएक्शन, शुरू का जो रिएक्शन है इजरायली फोर्सेस ने जो है उनको बिल्कुल नहीं दिया। सर कह सकते हैं मे भी तो सॉफ्ट पावर की उसकी अपनी फेस्टिविटी का अच्छा टाइम चल रहा था, तो मे भी देखिए ऐसा है, इजराइल आप ये समझो कि एक ऐसा देश है जो सब तरफ से एनिमीज से सराउंडेड है। बिल्कुल सर है। तो कहते हैं वो इट कैन नॉट लेट इट गार्ड डाउन एवर, अपना गार्ड नीचे नहीं कर सकता। इट कैन नेवर लेट इट गार्ड डाउन, करेगा तो वो मरेगा। तो कहीं ना कहीं उसको चौकन्ना तो रहना। अगर जो कहीं चल भी रहा है, लेकिन कुछ जो है सैनिक वो तो डिप्लॉय होते हैं, उनका काम है बॉर्डर पे चौकस रहना, अलर्ट तो देते हैं। अलर्ट तो कहीं मतलब कोई किसी के अलर्ट नहीं आया, कोई फायरिंग नहीं, कोई सिंगल, मतलब हमास को एक फ्री एक्सेस मिल गया कि आते जाओ आते जाओ आते जाओ, लाइसेंस टू किल। हाँ मतलब लाइसेंस आ रहे हैं। उसके बाद हाहाकार मचा और रिएक्शन हुई। बिल्कुल सर। तो इनिशियल डोमिनेंस तो हमास की थी, उन्होंने तो पूरी तहस नहस मचा दी थी इसराइल में। जी सर। गाजा पट्टी से जो घुसे हैं उन्होंने पूरी तहस नहस मचा दी। तो लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया इजरायलियों की तरफ से। सर जैसे कि आपने कितनी सारी चीज़ें बताई कि भाई एकदम से एक कॉन्वॉय आया हर तरफ से और उसने इस अटैक को इनिशिएट किया। बिल्कुल। तो सर ऐसा क्या बेसिक रीज़न रहा होगा कि मतलब कहीं से भी कोई इंटेल नहीं आया कि हमारे पास इतना बड़ा मतलब एक हादसा हो चुका है हमारी कंट्री में, इतने सारे बॉम्ब गिर चुके हैं? देखिए मोसाद का तो नाम आप जानते ही हैं, तो अच्छे अच्छे लोग थर्राते हैं मोसाद के नाम, और मोसाद अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं, कभी नहीं। दूसरे देश में भी घुस के मारता है, चाहे 20 साल बाद मारे लेकिन मारेगा। सर अब ये तो एनालिसिस इनका बाद में होगा। फिलहाल तो अभी इजराइल में किसी के पास टाइम नहीं है कि क्यों इंटेलिजेंस वेरियल इतना, मैंने बताया ना, उनके पास सिस्टम इतने हैं, टेक्नोलॉजी इतनी है, रिडार ने भी कैप्चर नहीं किया, जो बॉर्डर पुलिस बैठी हुई है। अच्छा सरप्राइजिंग बात यह है कि देखिए इजराइल की फोर्स लगभग करीब वो 2.25 लाख के आसपास है एक्टिव फोर्स, और जो उनके रिजर्विस्ट हैं वो करीब 4.5-5 लाख के बीच में है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में इजराइल घिरा हुआ है, चारों दुश्मन है, तो मेरी तो राय है चाहे लोकल सिविलियन, उनका हर सिविलियन इज कॉम्बैट ट्रेंड, बेसिक आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है उनको, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। और प्लस जो रिजर्विस्ट फौज है उनकी, कम से कम रिजर्विस्ट फौज को तो हथियार दे के रखते घरों में। जी सर। ठीक है नहीं, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कभी JNK में बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हुई थी, तो तब आदेश दिए थे कि सारे अफसर घर में भी हथियार रख सकते हैं, क्योंकि कई कॉलोनीज पे अटैक हुआ, उस समय आदमी के पास हथियार तो होते नहीं है। जी सर। वो तो जो यूनिट आर्मरीज है, हाँ तो सेफर साइड यूनिट आर्मरीज में जमा है, जब तक आप हथियार लाओगे एक्शन तो हो जाएगा एक्शन। तो इस तरीके का मतलब क्यों नहीं हुआ कि क्यों उनको हथियार उन्होंने घरों में नहीं रखे, जब वो जानते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन हमारे देश में हम सब फंसे हुए हैं, घिरे हुए सब तरफ से, कोई दोस्त तो है नहीं उनका अगल बगल, और इतने सालों से सर्वाइव करना और एक कांस्टेंट थ्रेट में आप जी रहे हो। ठीक है नहीं। अच्छा देश में भी उनकी अगर आप सिचुएशन देखें तो थोड़ी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन भी ऊपर नीचे होती रही है। इतनी डिटेल में मैं नहीं अभी जा सकता ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब जो उनके प्राइम मिनिस्टर भी हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके को भी काफी रीजंस थी, कैसे पावर में आए, कितने लोग सपोर्ट कर रहे थे, कितने अगेंस्ट में थे। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं एक देश की जो प्रगति के लिए, और जब अपनी वो पॉलिसी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि इजरायलीज की विल बड़ी तगड़ी है, वेरी स्ट्रॉन्ग विल डिफाइंड, एंड दे विल रियली फाइट इट बैक, क्योंकि दे नो इट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। या तुम नहीं या हम नहीं, वो वाली सिचुएशन आ जाती है। हाँ मतलब उनको पता है अगर उन्होंने नहीं किया तभी हर एक इजरायली में भी ये मतलब कूट कूट के भरा हुआ है कि नेशनलिज्म स्पिरिट के, अगर हमने नहीं किया तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। किस तरीके से वो दुनिया आके होमलेस पीपल से आके दोबारा उन्होंने होम बसाया है। जी सर, बिल्कुल सर। इस इलाके में तो ये अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये जनता सारी जानती है कि ऐसा है। हाँ लेकिन मोसाद का फेरियल है, मैंने बताया इनके पास अच्छे अच्छे सिस्टम है,
और दूसरा अगर आप देखें ना, अब जब ये इनिशियल हो गया तो उसके बाद रिएक्शन चालू हुआ। जी सर। अच्छा, अब मीडिया में भी बहुत लोग हैं कि यार इजराइल ने ये किया, ये टावर गिराया, ये गिराया, फलाने बिल्डिंग, ये वो है। देखिए, मेरा मानना है कि हमास को भी पता था कि इजराइल का बहुत तगड़ा रिटेलिएटरी एक्शन आएगा ही आएगा, सर। और जब वो आएगा तो ये सारी चीजें टारगेट, देखिए छोटा सा इलाका है वहां पे, कोई गादा पट्टी मतलब दिल्ली का भी आधा इलाका होगा सर, तो हाँ, रिपरकशन बोलते हैं। हाँ, तो उनको मालूम है कि कौन सी बिल्डिंग, कौन सा हेडक्वार्टर। तो जब ऐसा मालूम है कि मेरे ऊपर स्ट्राइक आनी है तो मैं अपनी बिल्डिंग में तो रहूंगा नहीं। नहीं जी नहीं। तो ये मतलब अब इतना ज्यादा करना कि हमने इतनी बिल्डिंगें तबाह कर दी, इतना ये कर दिया, उसका वो सब घुस जाते हैं अंडरग्राउंड, टनल्स, बंकर्स, ये सारी चीजें, इतनी लंबी प्रिपरेशन होती है कि उनको भी मालूम है। और हमेशा देखिए, टॉप लीडरशिप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। जी सर। कुछ अगर हो भी जाएगा तो कुछ ना कुछ बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। और मैं कहता हूं अगर सारा भी खत्म हो गया तो भी बहुत लोग पीछे तैयार खड़े होते हैं जो उसको टेक ओवर करते रहते हैं। तो ये देखिए, ये अधिकतर मामला जो है ये गाजा पट्टी का है। जी सर। अच्छा, हमास ज्यादा एक्टिव है गाजा पट्टी में, जो वेस्ट बैंक का इलाका, वहां भी फिलिस्तीनी है, लेकिन दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पैलेस्टाइन अथॉरिटी। जी सर। उनका लीडर है महमूद अब्बास, तो वो हमास की उसमें नहीं, लेकिन देखिए थोड़ी सिंपैथी तो रहती है जी, अपने अपने भाई भाई हैं। हाँ है, मतलब अल्टीमेट तो मुद्दा उनका वही है कि हमें अपनी एक आजाद देश चाहिए, फिलिस्तीन चाहिए हमको, ये सारा है। और तो ये जो मैंने बताया ना कि काउंटर अटैक वाली स्थिति है, तो कोई बहुत ज्यादा मेन लीडर्स का नुकसान नहीं हो रहा, आम जनता को नुकसान ज्यादा हो रहा है। सर उल्टा हैंडलर तो पीछे होते हैं। हैंडलर पीछे होते हैं। अच्छा, दूसरा इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे इजरायली पकड़ के ले गए एज ह्यूमन शील्ड्स, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे आदमी भी मारे जाएंगे। अच्छा, अब इस ह्यूमन शील्ड में खाली इजरायली नहीं है, बाकी कंट्रीज के नागरिक भी हैं। अब टीवी में आप देख रहे हो कि इतने अमेरिकन, इतने ब्रिटिश, इतने फ्रेंच, इतने फलाना। तो अब ये सारा बार्गेनिंग फैक्टर हो जाता है। और हमास किसके लिए बार्गेन करेगा? जो उनके बंदे इजरायली जेलों में बंद हैं। जी सर। कि तुम हमारे छोड़ो तो हम तुम्हारे ये छोड़ें, और तुम अगर ये अंधाधुंध टारगेट करते रहोगे तो हम तुम्हारे बंदे मारते रहेंगे। और वो बना बना के वीडियो भी डालना चालू कर देंगे, बिल्कुल, ताकि हाहाकार मचे, दहशत मचे, और कहीं ना कहीं ह्यूमन फैक्टर जो बीच में आए तो ये सारी चीजें आ जाएं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया कि 12 से 13 जिहादी ऑर्गेनाइजेशन इस वॉर जोन में कूदने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जी सर। ठीक है ना, और वो ऐसा है कि मतलब उनको मौका मिले तो अगर ऐसा हुआ तो एक वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति बन जाएगी कि कुछ देश इस तरफ और बाकी जो यूएसए और यूरोपियन जो नेशंस हैं वो एक अगली तरफ आ जाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति हो गई तो बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन यूएसए अभी फिजिकली एंगेज नहीं कर सकता है। अगर वो फिजिकली एंगेज करेगा तो फिर जाएंगे, तो फिर तो वर्ल्ड वॉर हो ही गया। जी सर। तो फिर सिचुएशन क्या बची मतलब? जी सर। जबकि उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेज दिया है, जेराल्ड वाला है जो आरफोर्ड, उसको भेजा उन्होंने, भेजा हुआ वहां पे, वो आ गया है भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में आके, मतलब तो काफी क्षमता उन्होंने जाहिर कर दी है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि यूएस बीच में कूदेगा। हाँ, जो अपनी सपोर्ट है ऑलरेडी उन्होंने आर्म्स वगैरह सप्लाई करना चालू कर दिया है उनको, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन फिजिकल एंगेजमेंट, या तो अगर बाकी जिहादी ग्रुप घुसते हैं तो उस परिस्थिति में फिर वो, या ईरान घुसता है तो डिक्लेयर होगा, हाँ, तो फिर वो रिएक्ट करेगा। जी सर, जो ऐसे देखा जाए तो अब जब ये सारा एक्ट हो चुका, और मैंने ये भी देखा कि कई सारी मुस्लिम कंट्रीज जो उसके नेबर्स हैं इसराइल के, वो भी इसराइल के अगेंस्ट पार्ट होना चाहते हैं वॉर में। तो उसके लिए इसराइल के पास क्या काउंटर अटैक है, ये क्या? देखिए, अगर आप मोटा मोटा खेल देखें दुनिया का, तो बहुत सारी चीजें न्यूज में भी आ रही हैं, आप सुन भी रहे हैं कि इसको रशिया ने इनिशिएट किया, चाइना भी इसमें प्लेयर है, जी सर, ईरान भी इसमें प्लेयर है जी। देखिए, यूएस के खिलाफ भी बहुत सारे लोग हैं। जी सर। ठीक है नहीं, और अब ये जो एक मुद्दा ऐसा बना दिया गया है कि यूएस के रिसोर्सेज को स्ट्रेच कर दिया गया है। जी सर। कैसे स्ट्रेच किया गया? वहां रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को यूएस बहुत साजो सामग्री दे रहा है, ठीक है नहीं, तो उनका पैसा जा रहा है, इकोनॉमी ड्रेन हो रही है। ताइवान के साथ चाइना के खिलाफ भी यूएस खड़ा है, वहां भी रिसोर्सेज। अब थर्ड एंगल क्या खोल दिया उन्होंने, ये इजराइल हमास वाला। जी सर। अगर अब यूएस भी देखिए आप कहां का इन्वॉल्व होता रहेगा, कितनी जगह अपनी फोर्सेस भेजेगा, कितनी जगह अपने रिसोर्सेज देगा, इकोनॉमी। तो मतलब
लोगों ने, अगर ये ऐसा है, मतलब आई कैनॉट से, ये सारी अब नतीजे बाद में आएंगे, अगर ऐसा है किसी ने ये खेल खेला है तो यूएस को बैडली कंस्ट्रेन कर दिया है, बिजी कर दिया, कंस्ट्रेन किया। मतलब जहां आदमी के पास 10 रुपए थे वो 10 रुपए एक को दे रहा था, अब वो 10 रुपए 3 जगह बढ़ गए। एक सिंपल भाषा में बता रहा हूं, हर एक को 3-3 रुपए दो अब। जी सर। और कहां लड़ोगे आप जा करके। चाइना के साथ में ना ये स्थिति, ताइवान वाली। अच्छा, अब इजराइल का भी जानी दुश्मन ईरान है ही है और ईरान भी यूएस को लाइक नहीं करता है। जी सर। वो सब उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ चल रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति, जो एक भौगोलिक परिस्थिति बन गई है, एक बड़ी अजीब से बन गई है। जी सर। मतलब पूरी वर्ल्ड को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है। जी सर। तो ये एक अच्छी परिस्थिति नहीं कहूंगा मैं इसको। अब इसी के साथ साथ अगर आप इजराइल की परिस्थिति देखें, अब इजराइल इतना ज्यादा बौखला गया कि उसने जितने अपने रिसोर्सेज थे वो सारे झोंक दिए। जी सर। रिसोर्सेज मतलब एयरफोर्स, नेवल तो अभी इतना इस्तेमाल नहीं किया, जबकि कुछ हमास बोट्स वगैरह से भी आए, तो अपने उसने जो पोर्ट एरियाज में है वहां भी अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर दी। लेकिन एयर पावर, मिलिट्री रिसोर्सेज, ये तब है जब खाली अभी वो हमास को लड़ रहा है, और हमास के पास कोई एयर पावर नहीं है। जी सर। आप बात समझ रहे हैं ना। और इनकी फोर्स स्ट्रेंथ भी इजराइल की लिमिटेड है। अब हिंदुस्तान की फौज तो बहुत बड़ी है, 15 लाख की फौज है, इजराइल के पास इतनी बड़ी फौज कहाँ है? ज्यादा बड़ी फौज नहीं, ज्यादा बड़ी फौज नहीं है। रिजर्विस्ट वगैरह है, सब मिला जुला के अभी सुनने में आ रहा है कुछ नए 3 लाख सोल्जर भर्ती किए हैं, भर्ती भी किए, मतलब वो जो सिविलियंस हैं जिनके पास ट्रेनिंग है उनको लगा दिया है। तो लेकिन अगर शुरुआती दौर में ही इजराइल ने अपने इतने रिसोर्सेज झोंक दिए हैं, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बड़ा होता है तो क्या उनके पास रिसोर्सेज है सस्टेन करने के लिए? जी सर। देखिए अभी तो सब धड़ाधड़ चल रहा है, हमास के पास उनको काउंटर करने के लिए कुछ नहीं है। एयरप्लेन्स चलते जा रहे हैं, स्ट्राइक करते जा रहे हैं, मतलब 50-60 रेड हो रहे हैं 2-2 घंटे में, 3 घंटे। लेकिन अगर ये एस्केलेट हो गया वॉर तो फिर इजराइल कैसे काउंटर करेगा? जी सर। अच्छा, रिसोर्सेज मानिए अगर किसी ने दे भी दिए तो उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए आदमी तो चाहिए ना। बिल्कुल। और अगर दूसरे देशों के आदमी आएंगे इक्विपमेंट चलाने, फिर तो वर्ल्ड वॉर है, फिर तो पक्ष बढ़ गए ना कि वो उसके साइड में वो भी भेजेंगे। तो अगर ये एस्केलेट होता है तो क्या तब परिस्थिति होगी, इसका कहना जो है बहुत बहुत मुश्किल है सर। लेकिन जब देखा जाए, जब कहते हैं ना साम दाम और दंड और भेद, अब साम दाम तो करके उसने बहुत पहले देख लिया था, अपनी पावर लगा दी, दाम भी लगा दिया। अब उसने नई जो चीज पॉलिसी अपनाई है वो करा है कि उनकी सप्लाईज काट दी। अब इससे भी तो उन लोगों की हालत खराब हो रही होगी, वहाँ लोकल जनता भी तो है। देखिए, किसी भी युद्ध लड़ाई में लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैं कॉमन भाषा में समझा इसलिए रहा हूँ कि आम आदमी को समझ में, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग इन द मिलिट्री लैंग्वेज। लॉजिस्टिक्स मतलब रसद सामग्री, खाद्य सामग्री, रिपेयर, मेंटेनेंस, एम्यूनिशन, बिजली पानी। तो अगर आप वो काट दोगे तो भारी से भारी अगर लड़ाका भी होगा वो कब तक सस्टेन करेगा? जी सर। जो लोकल टेररिस्ट भी जैसे इंडिया में अगर आते हैं तो अगर आप उनको देखो तो वो अपना एम्यूनिशन लेके आते हैं, खाने की चीजें भी लेके आते हैं। अरे वो खाली खजूर पे सर्वाइव कर रहे होते हैं, खजूर के पैकेट भरे होंगे उन्होंने। और खजूर बाय द वे मतलब एक मल्टीविटामिन टाइप है, सब कुछ है, एनर्जी भी देगा, सारे मिनरल्स भी हैं, पानी है। तो वो 3-4 दिन जो है आराम से, उसको कुछ ना भी मिले वो काम निकाल लेता है। जी सर। तो कहने की बात यह है कि अगर लॉजिस्टिक आप किसी आदमी का काट दोगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, कितना लंबा सर्वाइव करेगा? तो ये इन्होंने एक नीति तो अपनाई है, लेकिन यहाँ जैसा कि आप बता रहे हो कि बहुत सारे सिविलियंस भी हैं उस इलाके में, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो ये सारी, तो लॉजिस्टिक हमेशा जो है किसी भी लड़ाई में बहुत ज़रूरी होता है। और ये बाकी अन्य देशों को भी सबक लेना चाहिए जो इस टाइप की परिस्थिति में है। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे, कई लोग ना लॉजिस्टिक्स को बहुत, यार ये तो हो ही जाएगा, मतलब कि लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता के साथ साथ आपने उस बंदे को सस्टेन भी तो करना है। जी सर। आपका बहुत बेहतरीन लड़ाका है, आप उसको एम्यूनिशन नहीं दे पा रहे हो, आगे सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, वो क्या करेगा बेचारा? जी सर, वो कहाँ से लड़ेगा? तो लॉजिस्टिक्स मैंने बताया ना, एम्यूनिशन, रिपेयर, रिकवरी, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं और इसको लोग बहुत कई बार अनदेखा कर देते हैं। जो एक ड्यू इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए वो नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, अब जैसे ये आए मोटराइज ग्लाइडर, एक नया डायमेंशन ऑफ वॉर उत्पन्न हो गया। जी सर। अब देशों को उस तरह सोचना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है। जी सर। इंडिया को भी ऐसा सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो सकती है। अब सर आपकी बात भी सुनी, लेकिन देखा जाए तो एक तरफ से हमास ने भी तो ऐसा बोला है कि उनके भी बहुत सारे ऐसे, इन्होंने पहले से बंदे मारे हैं, अब भी बंदे मारे हैं और मारते चले गए हैं। मतलब जो पहले स्ट्राइक्स होती हैं उसमें उनके भी सिविलियंस मरते रहे, बंदे मरते हैं। तो भाई अब वो भी अपना पक्ष रखते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई फेयर साइड है वो भी। देखिए मनीष, आप
ठीक कह रहे हैं। क्या उन्होंने भी क्लेम किया है कि जब इजरायली फोर्सेस स्ट्राइक करती हैं हमारे सिविलियंस को मारते हैं, हमारा बहुत नुकसान करते हैं, है ना, और ये कह रहे हैं हमारे सिविलियंस। देखो ये ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये है तो गलत ही है ना। जी सर। जब भी वॉर होता है तो लड़ाई फोर्सेस के बीच में होती है, सिविलियंस को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। जी सर। ये कुछ लॉज है जेनीवा कन्वेंशन के, तो इनका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ऊपर वाले की लड़ाई में ना आम आदमी बेचारा मारा जाता है। कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा होता है, कोलेटरल डैमेज आम आदमी। अब बच्चे चाहे कहीं के भी हों, चाहे इस देश के हों या उस देश के हों, सफर तो कर रहे हैं ना। जी सर। पूरा बेचारे इनोसेंट सिविलियंस जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनका कुछ नहीं है। कोई छोटे पक्ष भी होता है, कहीं कोई पथराव भी होता है, जैसे मैं बताता हूँ ना, या कोई रैली हुई उसमें भी एक आम बेचारे गरीब की दुकान जल गई, ये हो गया, उसने क्या लेना देना है उसको, बताओ बेचारे को। तो ये कोलैटरल डैमेज में दोनों तरफ से हो रहा है। तो ये तो मैं मतलब सद्बुद्धि दे भगवान दोनों पक्षों को, और इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। जी सर। ओनली अ मैन इन यूनिफॉर्म कैन कंटेस्ट अ मैन इन यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड व्हेन दे आर एट वॉर। लेकिन जो सिविलियन पक्ष है उसको कोई हानि नहीं होनी चाहिए। जी सर। और आप दूसरा देखो, इस तरीके की जब तबाही होती है, तबाह करना तो कुछ घंटों का खेल है, लेकिन रीबिल्ड करना, रीएस्टैब्लिश करना सब कितना कितना खर्चा, कितनी इकोनॉमी। बेचारे आप देखो जो दिखा रहे हैं टीवी, लोग बिलक बिलक के रो रहे हैं, मेरा मकान चला गया, मेरा मकान चला गया, मेरे बच्चे, मेरा फलाना मिल ही नहीं रहा है कि कहाँ गया है। जी सर। तो कितनी तराही, कितना मतलब ये थोड़ा ध्यान दोनों पक्षों को देना है कि ऐसा ना हो और इस टाइप की सिचुएशन उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि मनीष जी, अभी तो जितना नुकसान इजराइल कर रहा है वो मैक्सिमम एयर अटैक से कर रहा है, लॉन्ग रेंज आरटी है, ये है। तो इससे तो हमने पहले भी लड़ाइयों में देखा है, यूएस ने भी किया है, लेकिन अल्टीमेटली जो है फुट ऑन ग्राउंड जिसको हम बोलते हैं, सोल्जर ने जमीन पे जाना है और जमीन को कब्जा करना है। तो जैसा मैंने बताया मनीष जी, फुट ऑन ग्राउंड बहुत जरूरी होता है। जब तक जमीन पे आपके अपने आदमी नहीं होंगे वो जमीन आपकी नहीं है। तो जैसे आप एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी इक्विपमेंट से मारना बंद करोगे, उनके आदमी फिर खड़े हो जाएंगे, तो जमीन आपकी थोड़ी हो जा करके, फिर तो जमीन उन्हीं की है। और जब आपके अपने आदमी जाते हैं तब आप एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते, वरना उनको भी लगेगी। और जमीन ऑक्यूपाई करना एक बड़ा कष्टकारी काम है। आप पुरानी लड़ाइयां देख लो, यूएस इराक वॉर, अफगानिस्तान में जो परिस्थिति है, जमीन में जाके लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, वो मैन टू मैन। हाँ, और ये सारी लड़ाई बिल्ट अप एरियाज में होती है, खुला मैदान नहीं है कि आप फायरिंग कर रहे हो, अंधाधुंध चल रहे जा रहे हो। जब तक आप ऊपर से मार रहे हो आपको अभी एनिमी की पहचान नहीं है। हाँ, पहचान नहीं। अब तो कौन खड़ा है, हाँ, अब तो मैन टू मैन, फेस टू फेस हो गया अब तो ये। तो इन सब चीजों में बड़े बड़े मुल्क को भी शिकस्त खाई हुई है। मिसाइल अटैक कर दिया, एयर पावर, वो सब कुछ कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली जाके आपको जमीन पे खड़ा होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग काम है। अभी वो स्थिति आई नहीं है, लेकिन अभी एक आध दिन में ये स्थिति वहां ऐसी आ जाएगी। अगर जिसको हम कहते हैं ना एयर सुपीरियरिटी तो डेफिनेटली इजराइल के पास है ही है, क्योंकि उनके पास तो कोई एयर पावर है ही नहीं। अच्छा, अब जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, बहुत सारे जो बाकी नेशन है वो भी इसमें ब्लेम हो रहे हैं कि ईरान, जैसे मैंने बताया, बहुत पुराना एनिमी है इजराइल का, और इजराइल उसके खिलाफ काफी स्टेटमेंट भी देता रहा है, अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाया तो हम ये कर देंगे। तो ईरान भी बहुत देर से भड़का हुआ था। रशिया मैंने कहा ना, वो चाहता ही है कि यूएस का जो है अटेंशन डाइवर्ट हो, बाकी जगह जाए। अब आप एक आदमी को 4-5 जगह उलझा दो तो कहाँ कहाँ क्या करेगा। अब चाइना भी यूएस का, फिर बेसिकली ऑयल प्राइसेस, क्योंकि इन देशों का ऑयल भी बिक नहीं पा रहा था, है ना, ऑयल प्राइसेस नीचे। हाँ, तो अब ऑयल प्राइसेस भी बढ़ाने हैं। ये सारी चीजों का इफेक्ट होगा और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट हो जाएगा। और लास्टली उनको सपोर्ट नॉर्थ कोरिया की भी है, ये सारा एक गुट है। किम जोंग उन जो है उसको भी, उसकी भी सपोर्ट है। तो मतलब ये कहना मुश्किल है कि ये बैटल कितना लंबा चलेगा, किस तरफ खींचेगा और कहाँ जाके कह नहीं सकते कौन कौन बहती गंगा में हाथ धोएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने इसी मुद्दे पर इतनी बातें बताई, तो सर इतने सारे हमारे इस पृथ्वी पे देश हैं और ऑलमोस्ट सभी के अंदर ये प्रतिस्पर्धा चल रही है और सभी का किसी ना किसी से मनमुटाव भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सभी कंट्रीज के लिए आपके लिए कुछ हाँ चल रहा है, आर्मीनिया, अजरबैजान, यहाँ वहाँ तमाम जगह ये सब चीज़ें, हिंदुस्तान भी काफ़ी हद तक इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, ये जितने भी देश हैं जो इस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, आपको कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना है। आप कभी भी अपना गार्ड नीचे नहीं कर सकते। आपको एक्सट्रीम प्रिपेयर्डनेस चाहिए अपनी डिफेंस फोर्सेस और सिक्योरिटी की। एक खुमारी में जीना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बहुत महान हैं, जब वो खुमारी, जब वो चीज़ शैटर होती है, टूटती है, तो बहुत नुकसान होता है। तो इसमें कोई
ढिलाई या लैक्सिटी नहीं होनी चाहिए। और कई सारी चीज़ें जो हैं हमारी सिस्टम में और वर्ल्ड वाइड वो बहुत टाइम टेस्टेड हैं, या हमारी पॉलिसीज़ हैं या जिस तरीके से हम काम करते हैं उन चीज़ों में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अभी कई चीज़ें, नई नई पॉलिसीज़, नई ये चीज़ें तमाम, नई ड्रिल, नई फलाना, बहुत दुनिया के नेशन ट्राई करते रहते हैं। कई चीज़ों ने आपको रिजल्ट दिया है, तो उनसे खिलवाड़ मत करो। इन चीज़ों से खिलवाड़ करोगे तो जब मौका आता है वो ऐसे नीचे गिरती हैं जो नई नई चीज़ें हैं कई बार, तो जो टाइम टेस्टेड मेजर्स हैं उनसे खिलवाड़ नहीं करना है, उनको चलने दीजिए। वो आपके बेसिक बैकबोन है, आपकी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, और उसी पे आपकी डिफेंस फोर्सेस या आपकी नीतियां सारी जो हैं वो बिल्कुल टिकी हुई हैं, ठीक है। और एक महान मुद्दा ये है, कई बार ना लोगों को ये लगता है कि यार डिफेंस फोर्सेस कुछ नहीं कर रही हैं, फ्री की तनख्वाह है। मैं कहता हूं कि यू कैन टॉक ऑफ पीस ओनली फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जब आप में दम है, आप में इतनी शक्ति है। अब यूएस क्यों इतना बोलता रहता है, दादागिरी क्यों करता रहता है? इसलिए करता है कि उसके पास सुपीरियर पावर है, लोगों को माननी पड़ती है और सुननी पड़ती है ऑलवेज। और तब वो पीस की बात करता है तो लोग दबते हैं, सुनते हैं, ठीक है नहीं। और ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये मेरा सेंटेंस मार्क कर लीजिए, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इजराइल ने उम्मीद नहीं की थी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। और इसके साथ साथ एक चीज और बहुत बोलना चाहूंगा, बहुत जो बड़े मुल्क हैं उन्होंने भी काफी खिलवाड़ किया है। अगर आप आज की परिस्थितियां देखी ना तो काफी चीजें उनकी उत्पन्न करी हुई हैं। एग्जाम्पल, तालिबान कैसे पैदा हुआ, आप इनकी हिस्ट्री देखो। कई मैं और देख रहा था, कोई तो कहता कि हमास को भी इजराइल ने उत्पन्न किया या उसको बढ़ावा दिया। भगवान जाने ये क्या स्थितियां सही हैं नहीं हैं, लेकिन कई बार होता है ना, हमारी बिल्ली हम ही को मियाऊं। बिल्कुल सर। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कोई एक शहरी गुंडा है, किसी नेता ने उसको इस्तेमाल कर लिया अपने पॉलिटिकल लीवरेज के लिए कि मेरे इलेक्शन आ रहे हैं, तू भाई हेल्प कर। 2 4 6 साल बाद वो सोचता है यार मैं तेरी हेल्प क्यों करूं, मैं ही ना इलेक्शन लड़ लूं। जब मैं तेरे को जितवा सकता हूं तो क्या मैं खुद नहीं जीत सकता? मतलब आई हैव एक्सप्लेन्ड थिंग्स इन अ वेरी सिंपल पर्सपेक्टिव। तो इस तरीके की स्थिति कई बहुत सारे देशों ने भी वर्ल्ड ऑर्डर से खिलवाड़ किया। ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए, तभी देश में, पूरी यूनिवर्स में और देशों में शांति रहेगी। तो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने भी ये बोला है ना कि वन वर्ल्ड वन फैमिली वसुधैव कुटुंबकम। तो उसका मतलब सही नीति में पालन हो, लोग पालन करें। दुनिया एक है, देयर हैज टू बी ब्रदरहुड। मैंने कहा ना अलग अलग रास्ते, लेकिन सब जाते ईश्वर और ईश्वर एक। इसका पालन करिए तो पूरी वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑर्डर में शांति रहेगी। तो सर आज आपसे इतनी बातें हुई इजराइल और हमास के इस गर्म मुद्दे पर, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप दर्शकों को जाते जाते एक बार कुछ सॉलिड एक ऐसी सीख दें कि जिससे, मैं चाहता हूँ दर्शकों को नहीं, किसी को भी जो वीडियो देख रहा हो, कि ये सब ना हो। देखिए ये बहुत सालों से चलता आ रहा है जी सर। आप यौम किपुर वॉर के वहाँ से अगर देखें तो ये चल ही रहा है और ये स्थिति खत्म होने वाली नहीं है। देखो दुनिया में एक इलाज है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो इन दोनों देशों को आपस में बैठना चाहिए, अपना समाधान निकालें। मैंने कहा लीनियज धर्म सब घूम फिर के एक ही है, आफ्टरऑल कुछ भी कहो प्रभु एक ही, अलग अलग रास्ते हैं बट एक ही है। बैठ के अपना रास्ता निकालें कि भाई ये ज़मीन आपकी है, ये मेरी है, ये तुम्हारी है, और एक सेटलमेंट करके इन चीज़ों को खत्म करें। थोड़ा बहुत सबको कहीं ना कहीं झुकना और दबना पड़ता है। अगर झुकने से थोड़ा सा पीस आ जाता है और आपकी रोजमर्रा के जीवन में शांति आ जाती है तो तरक्की होती है। तो इस तरीके की परिस्थिति में कोई भी जी नहीं सकता, चाहे इजराइल हो, चाहे उसके पास जितनी सुपीरियरिटी हो, या पैलेस्टीन वाले भी हैं, रोज आए दिन बम गिर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आम जनता सफर करती है। जीवन का मतलब ये नहीं है कि जीवन लड़ते लड़ते ही निकाल दो। तो कहीं ना कहीं दोनों को अपना जो है आमने सामने बैठना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जितने भी सुपर पावर्स हैं या वर्ल्ड अब मल्टीपोलर दोबारा हो रही है जिस तरीके से हम जा रहे हैं, उनको भी सीख देनी चाहिए। ये उचकाने वाली बात जो होती है ना कि हर कोई घुसे बीच में उचका दे, ये सबको बंद करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्ट विद लार्जर फ्रेम ऑफ माइंड कि यार अब लेट मी एक्ट लाइक अ बिग ब्रदर एंड लेट मी सॉर्ट आउट दीज थिंग्स। तो यही एक मेरा जो मेरे को समाधान नजर आता है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। तो सर क्या कहते हैं, करें अपने व्यूअर्स को बाय बाय। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल हमारा इंडिया। थैंक यू।